नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। चर्चा के लिए सरकार ने तय किया 8 घंटे। रेप के दोषी पादरी विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा, मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा, आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, एक लोको पायलट सहित 2 की मौत। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा ये वक्फ को बर्बाद करने वाला बिल। प्रयागराज में 5 घर हुए ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी आत्मा को झकझोरा, 10-10 लाख का मिले हर्जाना। अखिलेश यादव का धामी सरकार पर तंज, का उत्तराखंड का नाम भी यूपी 2 कर दीजिए। ट्रंप की धमकी पर ईरान की ललकार, कहा अगर हमारे ऊपर बम बरसाए तो अंजाम होगा बुरा। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल यानी कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल पर मुहर लग गई है। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। इस समय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सदन की सहमति लेके किरण रिजिजू ने कहा है कि अब अगर कोई वॉकआउट करके बहाना करना चाहता है, चर्चा से भागना चाहता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चर्चा तो करें, हर दल को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं, तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं, तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे, तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि वो मणिपुर पे डिबेट मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं ऐसा है, डिबेट करें। ऐसा है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इसमें लिस्ट किया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हर संडे को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू अगले हफ्ते वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की बात करते हैं। या तो वो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो नहीं चाहते कि विधेयक पेश किया जाए क्योंकि उनके पास पूरा समर्थन नहीं है। देखिए, हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले,
तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। सर ने भी कहा कि चर्चा में भाग ले और एक पॉजिटिव। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हर रविवार को आकर वो यही बोलते हैं कि हम बिल पेश करेंगे, हम लाएंगे, विपक्ष को इसमें समर्थन देना चाहिए, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना किसी को बिल का रंग रूप पता है, ना किसी को पता है किस तरीके से चर्चा का विषय बनेगा, किसी को ये भी नहीं पता प्रेजेंट होगा कि नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर मीडिया से कुछ और बोलना और पार्लियामेंट्री काम करते वक्त कुछ और बातें करना, बहुत ही उसमें अंतर है। देखिए, जो अब तक बातचीत हो रही है, जेडीयू टीडीपी ने अपना रिजर्वेशन जताया है इस बात को लेकर। चिराग पासवान जी के भी हाल ही में आए कमेंट से लग रहा है कि वो भी इस बिल को लेकर शायद इनके समर्थन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रहना है कि बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। तो उनको समर्थन के बगैर ये पास नहीं हो सकता। पहले कंसेंसस बिल्डिंग होगी, फिर ही किसी तरीके की चर्चा का विषय बनेगा। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये इनका सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है, ये पार्लियामेंट में पेश होने का इनका एजेंडा ही नहीं है। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा कस्बे में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक डीसा ग्रामीण पुलिस थाने के निदेशक ने बताया कि कस्बे के निकट स्थित फैक्ट्री में आग लगने के बाद सिलसिलेवार ब्लास्ट की वजह से उसके कुछ हिस्से ढह गए हैं, जिसकी वजह से कुछ वर्कर्स वहां फंसे हुए हैं। क्या घटना है पूरी, कितने लोगों की डेथ है, अभी कितने फंसे? आज करीबन सुबह 9:45 के आसपास डीसा के डुआ एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया उपस्थित है वहाँ पे एक प्रचंड विस्फोट हुआ, ऐसे समाचार मिले थे। इमीडिएटली जो नगर पालिका की फायर फाइटिंग की टीम है वो स्थल पे जाके आग को कंट्रोल में लिया था। ये जो दुर्घटना हुई उसमें करीबन 5 जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। बाकी 4 मजदूरों को डीसा सिविल हॉस्पिटल और पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में रिफ़र किया गया है। जो विस्फोट था उतना प्रचंड था कि पूरी जो फैक्ट्री है उसका आरसीसी स्लैब नीचे गिर गया था। उसकी वजह से अभी स्लैब के अंदर कोई डटा हुआ है या वो चेक करने के लिए वहीवटी तंत्र की सारी टीमें अभी लगातार काम कर रही है और अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी राहत और बचाव कामगिरी की है। पंजाब से आए स्वयंभू पादरी विजेंद्र सिंह को मोहाली कोर्ट ने हाल ही में रेप के मामले में दोषी करार दिया था। आज कोर्ट ने विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पिछली सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जब सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विजेंद्र सिंह को रेप केस में दोषी पाया था। ये रेप केस साल 2018 का है। पीड़िता का कहना है कि वो पिछले 7 साल से न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। पीड़िता ने दावा किया है कि उसके जैसे और भी कई महिलाएं हैं जिसका पादरी विजेंद्र सिंह शोषण करता था। का स्टेटस था इस बंदे का कि इस बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर जिसको पापा जी इनकी जो इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड विद द मीन क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार्स। झारखंड के साहिबगंज में बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहां बरहेट स्थित एमजीआर लाइन पर भीषण रेल हादसा हो गया। इसमें 2 मालगाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इस रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एनटीपीसी फरक्का के अधिकारी अपनी टीम के साथ बरहेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में खड़ी गाड़ी के चालक और सहायक चालक हैं। इसके अलावा 4 लोग घायल भी हुए हैं। एक मालगाड़ी आके एमटी गाड़ी आके खड़ा हो गया था इधर लूप लाइन जो बोलते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए, और इधर से एक लोड मतलब ये था लोड रेक
जो कोयला लेके आ रहा था पात्रा साइड से, उसको इधर ये जहाँ पे खड़ा है ये मेन लाइन, इस लाइन से क्रॉस होना था। इस लाइन में वो सिग्नल भी दिया लेकिन वो पॉइंट नहीं बनाया, तो इसलिए उस गाड़ी में वो घुस गया। तो एक और कितने लोग सर इसमें जख्मी? 4 लोग जख्म है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। अभी मालदा में है, जरूरत पड़े तो कलकत्ता में भेजेंगे। और 2 का तो डेथ हो गया, अभी बारेट हॉस्पिटल में शायद ये है, उनका रिलेटिव आने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। जो डेथ वक्फ संशोधन बिल पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है। ये बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसकी तारीफ करेंगे तो वो अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जनता को क्या जवाब देंगे। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि उन्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए कि वो क्या करवाना चाहते हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो दिल्ली के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के घर की बिजली चली गई। उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। आतिशी ने कहा है कि अभी तक मैं पावर कट के औरों के ट्वीट को शेयर कर रही थी, पर अब तो मेरे अपने घर में बिजली चली गई है। मार्च के महीने में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर कट की समस्या बनी हुई है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 साल से लगातार 24 घंटे बिजली आ रही थी। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े ये बताते हैं। मार्च के महीने में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार पावर कट की समस्या बनी हुई है। यह अनशेड्यूल्ड पावर कट है। बिजली कंपनी से कोई सूचना नहीं आती, बिजली जाती है, बार बार जाती है, लंबे लंबे समय के लिए जाती है। बुराड़ी में, जगतपुर गांव में कुछ दिन पहले 8-10 घंटे बिजली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से ज्यादा बिजली गई। आज सुबह ही रोहिणी के किसी निवासी ने बताया था कि उनके इलाके में 2 से 3 घंटे बिजली गई हुई थी। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। दिल्ली में पिछले 10 साल से लगातार 24 घंटे बिजली आ रही है। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए वो ये बात बताते हैं। सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री की डिस्कॉम्स की रेटिंग की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल यही बात बताती हैं। तो एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि उन्हें सरकार बनाए हुए 1.25 महीना हुआ है और उसमें ही उन्होंने अच्छी खासी चलती हुई दिल्ली की बिजली व्यवस्था बिगाड़ दी है। आज इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में हम उठाएंगे।
हमारे 2 विधायकों ने, कुलदीप कुमार जी ने और संजीव झा जी ने, इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो सीएजी रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार किस तरह हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही है। डीटीसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि डीटीसी को 14,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शराब घोटाले की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली की जनता को 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व घटा हुआ है। 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एक भी अस्पताल नहीं बना। ये कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट है। देखिए, मुख्यमंत्री महोदया ने संकल्प लिया था कि पहले ही दिन से हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे। एक एक करके जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, हर रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्रिमंडल और उनकी सरकार हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी, कमीशन खा रहे थे और दिल्ली की जनता को लूटने का काम उन्होंने किया। डीटीसी की रिपोर्ट में आया है कि 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी का हुआ। लिकर स्कैम की रिपोर्ट बता रही है कि 2,000 करोड़ रुपए का केवल रेवेन्यू लॉस दिल्ली की जनता का हुआ। अस्पतालों की रिपोर्ट बता रही है कि 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और एक भी अस्पताल बनाया नहीं गया। हर रिपोर्ट सामने आ रही है, हर विभाग में। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। और हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से आएगा। देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन न्यायपालिका इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए। कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा और अधिकारियों को फटकार लगा रही है। इसके साथ ही कई मामलों में मुआवजा देने का फैसला भी सुना रही है। ऐसे ही एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान करे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। वहीं एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी साफ कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में स्टैंड लेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का इतिहास जिस तरह से फैसलों से भरा है, इससे जो परिणाम भाजपा चाहती थी वो नहीं आए हैं। बिल लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं? कर रहे हैं किट बांट करके। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषा को लेकर राजनीति की आलोचना की और कहा कि जिन राज्यों के नेता इसे बढ़ावा दे रहे हैं वो राज्य धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं।
यूपी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ाई जा रही है। योगी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि यूपी में तमिल पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं। कीर्ति चिदम्बरम ने लिखा है कि क्या यूपी सरकार ये ब्यौरा देगी कि उसके स्कूलों में तमिल में पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने तमिल भाषा के विकल्प के रूप में नामांकन कराया है। तमिलनाडु आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक के पास तमिल भाषा का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तमिलनाडु आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक के पास तमिल का कोई भी ज्ञान नहीं है। हिंदी थोपना बंद करें। यूपी सीएम ने कहा कि यूपी में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसे यूपी छोटा हो गया? यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं। जो लोग अपने संगठीय राजनीतिक हितों के चलते इस भाषा विवाद को पैदा कर रहे हैं, वो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से युवाओं के रोजगार पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बिना एमके स्टालिन पर हमला करते हुए कहा है कि यह राज्य लगातार पिछड़ते जा रहा है। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन राज्य में 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। उनके इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा है कि जेडीयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका की इस धमकी से ईरान ने बिना डरे जैसे को तैसा जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम परमाणु हथियारों की तो ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईरानी परमाणु मुद्दे में कुछ गलत करते हैं तो आप ईरान को उस ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर किसी समय अमेरिका खुद या इजराइल से बमबारी की ओर बढ़ता है तो यकीनन आप ईरान को एक अलग फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगे। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उन पर घातक बमबारी होगी। खामेनेई ने रमजान के अंत में एक भाषण के दौरान ट्रंप की टिप्पणी के बारे में कहा, वो शरारत करने की धमकी देते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें जवाबी हमले के लिए इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था
कि उन्होंने खामेनी को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए पत्र लिखा था और तेहरान के इनकार करने पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ओमान के माध्यम से जवाब भेजा गया है, हालांकि इसके विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान अधिकतम दबाव और सैन्य कार्रवाई की धमकी के तहत सीधी बातचीत में शामिल नहीं होगा। हालांकि अपने बयान में मंत्री ने अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।